नमस्कार साथियों, वेलकम टू एक्जिम। एक बार दोबारा आपसे स्वागत है आप सब लोगों का। तो आज का जो चर्चा का विषय रहने वाला है, हमने जैसे अपने पुराने आपने वीडियोस देखे हो तो हमने गुड़गांव मास्टर प्लान में, सोना मास्टर प्लान पे वीडियो बनाई, रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी के ऊपर जिसको सीनियर सिटीजन का नाम से, उसके बाद में हमने वीडियोस बनाई थी, सेशन रखे थे। आज का बहुत ज़रूरी डिस्कशन का मुद्दा रहने वाला है। आज हम बात करेंगे रेरा पे, RERA। चाहे आप एक बिल्डर हैं, चाहे डेवलपर हैं, चाहे रियल एस्टेट के अंदर आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्रोकर हैं, डीलर हैं, जो भी हैं, या एंड यूजर भी हैं, आप लोगों के लिए खरीद करना या फरोख्त करना, अगर बिजनेस है, अगर आप एंड यूजर हैं तब भी, तो रेरा के बारे में सुना जरूर है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या है, क्यों है, और हमारी कैसे मदद कर सकता है वो। हमारी मतलब चाहे आप एंड यूजर हैं, चाहे आप बिल्डर डेवलपर हैं, चाहे आप रियल एस्टेट के ब्रोकर भी हैं इवेंचुअली। तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ। और आज हम कोई आपको एक मुद्दे में, एक में सीधा डिस्कशन को एक ट्रेंच में ना करके उसको ब्रेक करके हमने क्या किया है, आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं। रेरा को चरणबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक पॉइंट्स में समझेंगे। थोड़ा सा हो सकता है लंबी हो हमारी ये वीडियो, पर अंत तक बने रहिएगा, जरूर समझिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि साथ साथ में पॉइंट्स जरूर बनाते जाइएगा। आपको जो पॉइंट्स बनाए हैं पॉइंट जरूर बताते जाइएगा। कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं कि रेरा के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, थोड़ा सा और पहले जाते हैं। आज बात करेंगे 2016 से पहले की बात करते हैं, 2014, 15 या 11, 12, 13, जब भी आप इंट्रोड्यूस हुए हो रियल एस्टेट में। तब जो था, रियल एस्टेट सेक्टर जो है पर्टिकुलरली अब बात करें, बहुत रेगुलेटेड नहीं था, रेगुलेटेड था, असंगठित जिसको बोलते हैं। तो कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं था। बिल्डर्स थे या डेवलपर्स जो भी अपनी मनमानी किया करते थे। वो होता क्या था कि प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं उसमें डिले हो जाता था, पोजीशन में देरी हो जाती थी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होती थी, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ भी लिख दिया आपने एडवर्टीजमेंट के अंदर, लोग उसके पीछे दीवाने हो गए और आपका प्रोजेक्ट खरीद लिया और बाद में वो अटक गए। उस धोखा मिलता था खरीदारों को, एंड यूजर्स को। अब रेरा लाने का मकसद क्या था? ये सारी जो समस्याएं जो हैं इनको खत्म करना था। इस वजह से रेरा लाना बहुत जरूरी था। बिकॉज आपको मैंने बताया, अनरेगुलेटेड सेक्टर था इंडिया के अंदर। और अगर इसी को अगर हम मान लें, फॉर एग्जांपल सारी दुनिया करती है, जैसे स्टॉक मार्केट से करें, अगर इसका कंपैरिजन करें, तो स्टॉक मार्केट के अंदर रेगुलेट करने के लिए सेबी है, SEBI जिसको हम जानते हैं। तो सारे रूल्स जो हैं, रेगुलेशंस जो हैं, वो सेबी बनाता है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। किस तरीके से होनी चाहिए, क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए, ब्ला ब्ला, जितने भी है। तो हर चीज की जो लिमिट होती है, उसकी जो रेगुलेशंस बनाती हैं, वो सेबी है। इसी तरीके से कोई अभी, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर कोई रेगुलेटरी नहीं था, तो ये रेगुलेशंस बनाने का काम जो था वो जिस तरह से भी था उस तरह से रेरा ने किया। तो ये हो गया हमारा रियल एस्टेट के अंदर मनमानी बचाने के लिए, मन धोखा बचाने के लिए। सारे एग्रीमेंट जो थे डेवलपर्स बिल्डर्स अपने हिसाब से अपने फेवर में बना लेते थे। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आया, जो रेरा जिसको बोलते हैं, रियल एस्टेट का, ये गेम चेंजिंग था इन सब के लिए। ये नोटिफाई जो हुआ था, वो तारीख नोट कीजिएगा, 1 मई 2016 को, जो हम 2016 बोलते हैं कि 2016 के अंदर रेरा का एक्ट आया था। बट फुल्ली जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1 मई 2017, तकरीबन 1 साल के बाद फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया था। और था क्या, क्लियर रूल्स बनाने थे बिटवीन किसके, बायर्स के, बिल्डर्स के, एजेंट के, और ताकि सबकी अकाउंटेबिलिटी तो तय हो ना, कम से कम फेयर हो, और सबकी आपकी सबकी मतलब तीनों की, बायर की, बिल्डर की और एजेंट की अकाउंटेबिलिटी तय। अब दूसरा पॉइंट क्या था, इसकी एप्लीकेबिलिटी, जिसको कहते हैं कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ रेरा कहाँ आएगा। तो ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो रेरा जो है, आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत में लागू है, एक्सेप्ट JNK, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और ये जो है सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लागू होता है। तो जो पहले से प्रोजेक्ट बन चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, वो इसके बाहर है। या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो रही जिसको आपने रीस्ट्रक्चर करना, सारा तोड़कर दोबारा से बनाना है, तो ये उसी से बाहर है। अंडर कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी जो बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ लागू होगा, वो होता है। इसके बाद फिर चलिए गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो उसका ऑब्जेक्टिव जो था
सबसे पहला तो बायर्स को ध्यान में रखते हुए बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का था, फिर रेगुलेट करना था इस सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, फेयर प्रैक्टिसेस को आगे प्रमोट करना था, टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, प्लस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको तेजी से सुलझाया जाए। तो उसका स्टैंडर्डाइज एक प्रोसेस होना चाहिए अक्रॉस द स्टेट्स, इंडिया की जो स्टेट्स हैं। तो ये उसका उद्देश्य जो था वो रेरा का ये था। अब फिर स्टेट लेवल के अंदर बनाई गई, जैसे रेरा अथॉरिटीज जो मैंने आपको बता रहा हूं मैं, तो हर स्टेट के अंदर रेरा की एक अथॉरिटी बनाई गई और उसके साथ एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात करते हैं तो रेरा है, महाराष्ट्र का महा, उसके बाद RERA। और हरियाणा में बैठे हैं हम, तो हरियाणा के अंदर H रह रहा है, HRERA। उसका था क्या, जो ये मतलब एक कहते हैं ना, जो इसमें इंग्लिश का वर्ड एक वॉच डॉग्स है, तो ये अथॉरिटी जो है ये नियमों को पालन करें सब कोई, उसको इंश्योर करती है। अब उसमें कुछ एक आपकी डेफिनेशंस भी दी गई थी। और डिटेल में जाने पहले आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि कौन कौन से नियम क्या क्या लिखा जाता है उसमें, कुछ एक मेन पॉइंट्स थे ताकि वो पता ना जरूरी है। सबसे पहले तो जो उसमें था ना, मेन चेंजेस आया था वो देखिए कारपेट एरिया के अंदर आया था। जो उसकी डेफिनेशन थी उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था। रेरा से पहले अलग थी, तो रेरा के बाद क्लियरली डिफाइन किया गया है कि वो एरिया इसमें आता है जो कि उपयोग किया जा सके, यूज किया जा सके। अब उसके अंदर एक्सटर्नल वॉल्स, बालकनीज और जो सर्विस शाफ्ट होती हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई थी, इसमें शामिल नहीं थी कारपेट एरिया के अंदर। जो 2016 के बाद रेरा आया था उसके बाद ये कारपेट एरिया का डेफिनेशन बना दी गई थी। कारपेट एरिया के बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए बिल्डिंग बन रही है तो उसके बाद एक ना कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, कमेंस जब हो जाती है कोई प्रोजेक्ट तो, और उसके साथ ही आपकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, दोनों को CC बोलते हैं। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए ना आपको जरूरी जो अप्रूवल्स होते हैं, जो अनुमति बोलते हैं, वो मिलना होता है कि भाई आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। आपने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पूरे कर दिए तो आपको CC मिल गया, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया। अब इसका जो नेक्स्ट है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। वो प्रोजेक्ट जो है, जो आप बना रहे हैं, ये बिल्डर डेवलपर बना रहा है, वो जो प्लान्स दिए गए थे अप्रूवल के लिए, तो अगर वो कंस्ट्रक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड प्लान्स होते हैं, तो वो पूरा होने के बाद ही आपको CC, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है कि जो आपने हमको प्लान बताया था कि मैं ऐसे इस स्क्वायर फीट का बेडरूम वगैरह जो भी कुछ प्लान बताया था, उस हिसाब से अगर आपने कंप्लीट किया है तो उसकी कंस्ट्रक्शन पूरे होने के बाद आपको CC यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये भी रेरा के अंदर बताया गया था कि ऐसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिले, आपको भी अप्रूवल मिल गया, फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि जो आपने अप्रूवल के समय जो प्लान्स डाले थे क्या उसी तरीके से आपने बनाया है। फिर उसके बाद आपको OC मिलता है। अब OC क्या करता है, वो ये मेक श्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं क्या वो रहने लायक है भी सही या नहीं है, क्या उसमें बिजली, पानी और सीवरेज, ये जो बेसिक कम्युनिटीज होते हैं, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, क्या वो सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है। अब इससे क्या हुआ था कि एंड यूजर को ये पता चल गया कि OC के बिना घर के पोजेशन नहीं लेनी चाहिए। आपने पहले अप्लाई कर दिया, आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया, फिर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट में मिल गया, उसके बाद फिर आपको OC ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बना तो दिया, क्या वो रहने लायक नहीं है, उसमें बिजली, पानी, सीवरेज वगैरह जो कुछ होता है, जरूरी चीज होती है रहने के लिए, क्या वो मिल गई है या नहीं। ये सब पूरा होने के बाद फिर आपको OC मिलेगा। तो ये कुछ एक डेफिनेशंस भी डिफाइन कर दी गई थी रेरा के अंदर। अगला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इक्वल इंटरेस्ट पेनल्टीज फॉर डिलेज। अब होता क्या था, बिल्डर बायर एग्रीमेंट उससे पहले बना दिए जाते थे कि अगर हमने प्रोजेक्ट डिले किया तो हम 10 रुपए देंगे, अगर आपने पेमेंट डिले करी तो आप 50 रुपए देंगे। तो इंटरेस्ट, और यहां से अगर कुछ डिले हो रहा है तो उसके लिए अलग है, अगर आप लेट कर रहे हैं पेमेंट, उसका इंटरेस्ट जो है वो 5 गुना 4 गुना, ये नहीं होना चाहिए। तो इक्वल इंटरेस्ट पेनल्टीज फॉर डिलेज, अगर कोई भी डिले करता है, बिल्डर बनाने में डिले करता है तो भी उसको, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आपको 10 रुपए देने हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट मतलब अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो आपको भी 10 रुपए देने हैं। ये इक्वल कर दिया गया, जिसको उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है देरी पर समान ब्याज और जुर्माना।
पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट जो है वो इक्वल, ये पॉइंट दे दिया गया रेरा के अंदर। अब मैंडेट कौन कौन से होने चाहिए रियल एस्टेट के अंदर, जो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेट कर दिया गया कि अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो ये नहीं आपकी मर्जी है चलो मैं करवा लेता हूं, चलो मैं नहीं करवाता, किसी सबके लिए मैंडेट कर दिया गया। विदाउट रजिस्ट्रेशन बिल्डर्स कैन नॉट एडवर्टाइज, मार्केट और सेल देयर यूनिट्स, ये बता दिया गया रेरा के अंदर, मैंडेट कर दिया गया। अब इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी दी गई जो ऑनलाइन जो मैंने बताया आपको, तो कुछ प्रोजेक्ट जैसे मान लीजिए 500 स्क्वायर मीटर से कोई छोटा प्रोजेक्ट है उसको हटा दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया। कुछ एक यूनिट जो 8 यूनिट से कम है तो उनको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। और जिनका पहले से सीसी मिल चुका है, आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा से बना रहे हैं, तो उसको भी रेरा से बाहर कर दिया गया कि आपको रेरा दोबारा से लेने की कुछ जरूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट देख लीजिएगा, डिस्क्लोजर ऑफ द सैंक्शन प्लान। जो आपके सैंक्शन प्लान है, चाहे साइट का वो लेआउट है, चाहे वो आपका पार्किंग है या एनवायरनमेंट की तरफ से आपको जो क्लियरेंसेस मिली है, तो वो भी आपको रेरा के अंदर बताना पड़ेगा, ताकि जो बायर्स हैं उनको पता चल सके एग्जैक्टली वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई अनऑथराइज उसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं है, कहीं किसी ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो जितने भी आपके सैंक्शन प्लान्स हैं वो भी आपको रेरा के अंदर आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ये रेरा ने हमें बताया था। अगला फिर चलिए, अब ये परमिशंस होगी, उसके बाद आपको अकाउंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बिल्डर का पता नहीं होता था यहाँ का पैसा कहाँ लगा रहा है, कहाँ का पैसा कहाँ लगा रहा है। तो उसमें क्या दिया है कि बिल्डर्स मस्ट डिपॉजिट 70% ऑफ देयर प्रोजेक्ट फंड्स इनटू एन एस्क्रो अकाउंट बनेगा उसी प्रोजेक्ट के लिए खासतौर के ऊपर। तो ये जो पैसा है वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे प्रोजेक्ट में चांसेस यही होते थे कि टाइमली कंप्लीशन हो जाएगा और उसमें देर नहीं लगेगी। अब यहाँ का पैसा आया, आपने कहीं दूसरी जगह लगा दिया, तो यहाँ के पैसे के लिए फिर बिल्डर डेवलपर इधर उधर हाथ में मार रहा है या ताक रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह थी कि इस वजह से वो प्रोजेक्ट में डिले होती थी या कई बार नहीं भी बनाते थे। एस्क्रो अकाउंट को बता दिया। अब अगला पॉइंट देखिए, उसमें जो लिखा था उसमें फेज वाइज रजिस्ट्रेशन कराना भी उतना ही मैंडेट कर दिया गया। हिंदी में जिसको बोलते हैं चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्रेशन करना, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 फेज आप लोग सुनते होंगे, तो ऐसा नहीं कि एक बार करा लिया तो ठीक है, दूसरे फेज के लिए तो छोड़ दिया। आपको हर फेज के लिए रेरा के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना पड़ेगा, अगर आपका प्रोजेक्ट आप फेज वाइज बना रहे हैं। हर स्टेज के अंदर आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी तय कर दी गई। एक प्रोजेक्ट बनाया, एक फेज के अंदर बना दे, दूसरे फेज के लिए छोड़ दिया उसको, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं। बड़ा प्रोजेक्ट है 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ का, अगर बिल्डर कहता है इसको 5 फेज में बनाना, तो 5 फेजेस के आपके अंदर रेरा अलग से आपको दोबारा से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, बायर को गाय का प्रोटेक्शन अंडर रेरा कैसे करता है, जो बायर की प्रोटेक्शन होती है, खरीदार की जिसको कहते हैं, उसके क्या क्या कैसे उसकी हेल्प करेगी। तो बायर्स कैन क्लेम अ रिफंड और कंपनसेशन, ये एक उसमें पॉइंट दिया गया, अगर प्रोजेक्ट जो होता है डिले होता है और या फिर अपने जो प्रोमिसेस किए गए थे उसको नहीं मैच करता किसी वजह से। पहले बिल्डर्स बोल देते थे नहीं हमने तो आपने पैसा दे दिया हम वापस नहीं करेंगे, रिफंड या मुआवजा जो होते थे उस पर दावा कर सकते हैं उसके बाद रेरा आने के बाद जो एंड यूजर बायर्स हैं। प्लस जितने भी फेक एडवर्टाइजमेंट थे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट थे, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आपने कुछ भी इस तरीके की, अगर आपने फेक कमिटमेंट की, आपकी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो कहते हैं, जो पर्टिकुलर वर्ड है जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। दूसरा, अगर चलिए ठीक है आपने फेज 1 के अंदर सारे अप्रूवल्स ले लिए, ऐसा 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 बनाऊंगा मैं, ऐसा करूंगा, उसके अंदर मान लीजिए किसी वजह से भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो अल्टरेशंस करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्डर अपनी मर्जी से उसके अंदर अल्टरेशंस कर देगा। तब भी क्या था, कानून बनाया गया, ये भी डाला गया कि 67% ऑफ द बायर्स, अगर मान लीजिए 100 है तो उसमें से 67 लोगों की आपको अनुमति होनी चाहिए, अनुमति चाहिए होगी आपको, अगर आपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर, लेआउट के अंदर या बाकी किसी तरह की सुविधाओं के अंदर अगर आपने चेंजेस करने हैं स्पेसिफिकेशंस में। ऐसा नहीं कि एक अपनी मर्जी से आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं।
किसी भी चीज का अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बायर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आपको 67% ऑफ द बायर्स जो है, आपको 100 में से 67 लोगों का, बायर्स का आपको परमिशन चाहिए होगी। अब चलिए ठीक है, बना भी दिया, उसके अंदर सरिया गलत लगा दिया, किसी वजह से भी उसके अंदर डिफेक्ट आ गई, उसकी जिम्मेवारी क्या है? उसकी भी आपको 5 साल के लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये भी एक पॉइंट डाल दिया रेरा के अंदर बिल्डर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं 5 इयर्स वारंटी। कोई किसी भी प्रोडक्ट की जो वारंटी मिलती है, इंटरनल छोटी मोटी उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, माइनर कुछ कहीं पर कोई पेंट उतर गया वैसा नहीं, लेकिन अगर कोई, जिसको हम डिफेक्ट लायबिलिटी बोलते हैं, कोई डिफेक्ट आ गया, तो 5 साल के लिए क्या था कि बिल्डर्स जो भी जिन्होंने बनाया है मस्ट रिजॉल्व देम विद इन 30 डेज। अगर आपको कोई कंप्लेंट आती है वो 5 साल के अंदर, ये दिया गया और टाइमलाइन के साथ दिया गया कि अगर वो 5 साल के अंदर, इफ देयर इज एनी इशू विद इन दैट पीरियड, तो देन द बिल्डर हैज टू रिजॉल्व इट विद इन 30 डेज। डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब अलग एक और बात इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसफर ऑफ प्रोजेक्ट। भाई मैं डेवलपर हूँ, बिल्डर हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझसे नहीं बन पाया किसी वजह से, तो मैं किसी दूसरे को उसको ट्रांसफर कर दिया, पता चला कि दूसरा कौन है क्या है, तो ऐसे नहीं कर सकते। बिल्डर अपनी मर्जी से किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। तो अगर बिल्डर चाहता है कि वो प्रोजेक्ट किसी को दूसरे को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, तब भी इन दैट केस ऑल्सो 2/3 ऑफ द बायर्स हैव टू एक्सेप्ट, उनको कंसेंट देना पड़ेगा। बिल्डर कैन नॉट ट्रांसफर और असाइन दिस प्रोजेक्ट टू अनदर डेवलपर विदाउट द कंसेंट। इसमें क्या था, 2/3 ऑफ द बायर्स, तो 2/3 खरीदार जो हैं उनकी सहमति के बिना ट्रांसफर भी नहीं कर सकता बिल्डर एक प्रोजेक्ट दूसरे डेवलपर को या बिल्डर को। अब चलिए अगला पॉइंट, जो बिल्डर की जो ड्यूटी थी, जो कॉमन एरियाज की, कैंप की जिसको हम लेते हैं, जो मेंटेनेंस के लिए कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो लेते हैं, तो बिल्डर की ये भी ड्यूटी बना दी गई कि बिल्डर मस्ट मेंटेन दैट कॉमन एरिया, चाहे वो पार्क हो, लॉबी हो, एलिवेटर्स हो, जब तक कि RWA नहीं बनती, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, उस प्रोजेक्ट की नहीं बनती, तब तक के लिए वो भी लायबिलिटी जो है वो आपको बिल्डर को दे दी गई कि तेरी जिम्मेवारी है कि जब तक RWA नहीं बनती भाई, आप इसके पार्क हैं, लॉबी हैं, एलिवेटर्स है, जो आप कैंप के अंदर आप मांगते हैं, जिनके लिए पैसा मांगते हैं, उसको आप मेंटेन कर रखेंगे। ये जिम्मेवारी दे दी गई बिल्डर के अंदर। अब इसी के साथ साथ चलिए, तो बिल्डर के बारे में हमने बात करी, एंड यूजर बात कर ली, तो जिसने आपको वो दिलवाया है, एक जिसको हम अब ब्रोकर कह लीजिए या रियल एस्टेट एजेंट कह लीजिए, तो उनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए रेरा ने भी कानून बना दिया कि इनकी खरीद या फरोख्त भी वही लोग कर सकते हैं जो कि रेरा के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो टेक्निकली आप अगर रियल एस्टेट के अंदर आप एक ब्रोकर हैं, तो आपको भी अपने रियल एस्टेट रेरा के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अगर रेरा के ऑथराइज्ड प्रोजेक्ट आप बेच रहे हैं। तो इससे भी क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी ना आप, और फिर जो आपका रेरा का जो नंबर है, जो रेरा का जो आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको हर एडवर्टीजमेंट के अंदर वो मेंशन करना पड़ेगा, ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो और आपकी मतलब ट्रांसपेरेंसी तो आई सही, अकाउंटेबिलिटी भी हो। तो एवरी एडवर्टीजमेंट, ये भी मैंडेट कर दिया गया, आपको आईडी नंबर मिलेगा, आपका जो रेरा का नंबर जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा के अंदर, वो आपको हर एड के अंदर आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये कर दिया गया। और फिर इसी के साथ साथ एक और पॉइंट लीजिएगा, जो वेबसाइट में होता है, तो वहां पर वेबसाइट के ऊपर भी जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसकी आपको अपडेट्स डालनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। जो रेरा की वेबसाइट है उसके ऊपर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी है, कोई भी आपकी जितनी भी जानकारी है, आपके अप्रूवल्स हैं, आपकी क्वार्टरली अपडेट है, मान लीजिए आपके हर क्वार्टर के अंदर आज इतना बन गया, ऐसा बन गया, ऐसे कर गया, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी आपको क्वार्टरली आपको वेबसाइट के ऊपर अपडेट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जो बुकिंग अमाउंट थी, कितनी भी 10 रुपए से लेकर 100 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई कितनी मांग रहा है, कोई कितनी मांग रहा है, कोई उसमें ही लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो वो भी फिक्स कर दिए गए। तो बिल्डर्स कैन नॉट डिमांड मोर देन 10% ऑफ द प्रॉपर्टीज कॉस्ट। जब आप बुकिंग अमाउंट जो होती है, ये बहुत जरूरी पॉइंट था, तो रेरा के अंदर ये बुकिंग अमाउंट जो थी वो भी तय कर दी गई कि 10% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट जो है वो आपकी बुकिंग अमाउंट होनी चाहिए, विदाउट साइनिंग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल। ये बहुत जरूरी है।
अब फिर ये चलिए मानिए डिस्प्यूट्स की बात करें तो रेरा के पास ये पावर थी, ये पावर है जो है वो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन दे सके, समाधान कर सके। तो कोई भी अगर इस तरह के अगर केसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो आपको एक फास्ट ट्रैक के तौर के ऊपर, आप ट्रेडिशनल कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा समय लगता था, टाइम लगता था, पता नहीं कितना समय केस चलेगा। तो रेरा बनाएगा कि अगर होता है तो हम इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर आपका रेजोल्यूशन देंगे, टाइमली जस्टिस तो मिले कम से कम स्टेक होल्डर को। सालों साल केस लड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं, क्योंकि देखिए लाखों केस अभी भी पेंडिंग होते हैं। तो इसके लिए अलग से बना दिया गया कि अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट आता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड बिल्डर बायर के अंदर या एजेंट के अंदर, तो उसके लिए भी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करेगी। अब अग्रीमेंट टू सेल जिसको बोलते हैं बीबीए, तो उसके अंदर भी क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपकी जो हम बीबीए साइन करते हैं वो भी रेरा के थ्रू ही ये पॉइंट्स उसके अंदर डाले गए थे। उससे पहले वहां पर भी बिल्डर अपनी मनमानी से बना देता था, अपने बाइंड जो था वो बिल्डर की तरफ से बाइंड होता था। तो वहां पर मेंशन करना पड़ेगा आपको क्लियरली कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी टाइमलाइंस क्या है, कब कब शुरू करेंगे, कब बनाएंगे उसको, कब कब क्या क्या कैसे किस तरीके से उसको चरणबद्ध तरीके से जो टाइमलाइंस है वो आपको बतानी पड़ेंगी। जो पेमेंट आप मांगेंगे उसके स्केड्यूल्स जो होते हैं वो आपको क्लियरली आपको मेंशन करने पड़ेंगे। जो आप इंटरेस्ट लगाते हैं, जो पेनल्टी लगाते हैं, वो भी आपको क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी। आप जो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जो ये बैलेंस तो बने ना कम से कम बायर्स और बिल्डर्स के अंदर। तो ये भी आपको बीबीए के अंदर मेंशन करना रेरा के बाद स्टार्ट किया करते थे। लेकिन वो क्या होता था कि जो बाइंडिंग होता था अपनी तरफ से अलाइनमेंट होती थी वो ज्यादातर बिल्डर या डेवलपर की तरफ से होती थी। अब चलो बीबीए साइन कर गया, आप गए तो कम से कम पता नहीं चला, अखबार के अंदर पता नहीं क्या दे रखे हैं, 1000 स्क्वायर फीट का दे रखा है, 1200 का मिलेगा सर आपको। तो आपने किस रेट में किया, आपके पास 1200 स्क्वायर फीट के पैसे नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो गई। नहीं सर इस ढंग से हमने चेंजेस कर दिए। एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ लिख दिया आपको, इतने का एंड में इतने का पड़ेगा, इतने का ऐसे करेगा। तो ये जो फेक कमिटमेंट थी, तो वो भी जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोग अटकते थे, फंसते थे, उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ गया बिल्डर को कि आप उसमें गलत कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो स्ट्रिक्ट जो थी एडवर्टीजमेंट की जो रेगुलेशंस बना दी गई वो भी रेरा के बाद बनाएगी। और जो भी आप अखबार के अंदर एडवर्टीजमेंट देते हैं वहां पर आपको, आपका मैं दोबारा बता रहा हूँ ना कि जिस तरह रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा रेरा का वो भी देना मैंडेट बना के, ताकि पता चल सके बायर्स को कि ये जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर पैसा लगा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी तो पता चले ना कि प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी रेरा के बाद अप्रूव है या नहीं है। फिर चलिए अगर आपने चलो ये कर दिया, बावजूद इसके अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वहां पर भी पेनल्टी लगाएगी नॉन कंप्लायंस के लिए कि अगर आप ऐसा नहीं करते, रेरा के मुताबिक नहीं चलते, तो आपको फाइन भी हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। ये भी मेंशन किया गया, इंक्लूडिंग फाइन, डी रजिस्ट्रेशन और इम्प्रिजनमेंट जिसको बोलते हैं, जेल भी हो सकती है। फिर मतलब ये सब कुछ किया किस लिए गया था? जो अल्टीमेट गोल जो था वो ट्रांसपेरेंसी था, जिसको कहते हैं ना कि उद्देश्य जो था रियल एस्टेट सेक्टर में उसका क्या था, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और फेयरनेस हो रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आप देखिए कि 2016-17 के बाद जो थी, अब वो बीच में क्या हुआ कि 19-20 के अंदर ये कोरोना आ गया, तो मार्केट जो थी वो तकरीबन 2021-22 तक थोड़ी सी रुक गई थी। लेकिन उसके बाद से आप देखिए क्योंकि वो कानून था इतना सख्त बना, तो 2021 के बाद जैसे ही हमारा ये कोरोना का फेज खत्म हुआ, तो उसके बाद देखिए मार्केट कितनी आराम से, सहूलियत से और कितनी तेजी से एक दिशा के अंदर भागे। तो ये था रेरा का मेन मकसद, किस वजह से रेरा को लाया गया, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें क्लियरली मेंशन किए गए, किस तरह बिल्डर को, बायर को और एजेंट को उसके अंदर अकाउंटेबल बनाया गया, किसी की जिम्मेवारी हो। तो ये आज हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसको कोशिश की थी आपको पॉइंट्स में चरणबद्ध तरीके से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएं। तो आज का सेशन जो था वो पर्टिकुलरली हमने हर स्टेट को कवर ना करते हुए एच रेरा के हरियाणा के अंदर हम लोग, तो हरियाणा के रेरा के अंदर पॉइंट्स कवर किए। हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर थोड़े से इससे कानून थोड़े से अलग हो, जनरलाइज क्योंकि ये पार्लियामेंट के थ्रू एक पास हुआ है, तो यही है कि ये जितने पॉइंट्स हमने कवर किए हैं ये पैन इंडिया या थ्रू बोलते हैं, ये लागू हो।
उम्मीद करते हैं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा आज का रेरा का सेशन। मिलते हैं आगे जल्दी अगले सेशन के अंदर अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।